बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में कवर किया था वैक को। हमने उसमें देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, एक कंपनी को कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पैसा मिलता है, इक्विटी से पैसा मिलता है, डेट से पैसा मिलता है। इक्विटी वाले को हमने डिविडेंड देना होता है, डेट वाले को हमने इंटरेस्ट देना होता है, ऐसा। और फिर हमने ये देखा था कि कंपनी ने इन दोनों सोर्सेज को खुश रखने के लिए इतना पैसा कमाना होता है कि अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा कमा सके ताकि दोनों खुश रहें, ऐसा। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कौन से वाले सवाल में? अच्छा चलो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा, सारी चीज़ें छोड़ दें और फोकस करें ज़रा बोर्ड पे, सब कुछ छोड़ दें। आज हमने ना अपनी एक ऐसी क्लास लेनी है जिसकी बुनियाद आपके पूरे वैक के आखिरी पॉइंट तक रहेगी। आज अगर एक चीज़ समझ आ गई तो पूरे वैक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉर्नरस्टोन होता है ना, वो आज हम रखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बोर्ड पे देखिएगा, देखें दोस्त, एक कंपनी है, ठीक है जी, उस कंपनी का एक शेयर होल्डर है, ठीक है। इस शेयर होल्डर ने एक शेयर ख़रीदा 10 रुपये का, ठीक है। कंपनी के पास कितने पैसे आ गए? कंपनी के पास आ गए 10 रुपये। कंपनी ने 10 रुपये उठाए और इसको इन्वेस्ट कर दिया किसी प्रोजेक्ट में। अज्यूम करो एक फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी ने इसे एक ड्रग प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, एक दवाई बनाना शुरू कर दी, ठीक है जी। और दवाई बनना शुरू हो गई, ऐसा। पैसे कितने कंपनी के पास? 10 रुपये। कंपनी ने इस 10 रुपये पे प्रॉफिट कमाया कितने का? एक सर्टन अमाउंट का, ठीक है जी। अज्यूम करें से 2 रुपये का प्रॉफिट बनाया। ये जो शेयर होल्डर था, ये शेयर होल्डर चाह रहा था कि इसको 15% का रिटर्न मिले। कितने का? और हमने 10 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट कमा के इसको डिविडेंड दे दिया। ये खुश होगा? ये खुश होगा, क्यों? इसको 10 की जगह 2 रुपये 10 रुपये का 20% होते हैं, इसको 20% का रिटर्न मिला, ये खुश हो गया। इसने कहा वाह यार, मैं तो 15% मांग रहा था, मेरा नाम मिस्टर ए है, मैं तो बड़ा खुश हूँ जी, मैंने जी 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 20% का रिटर्न कमाया, जबकि मैं क्या चाह रहा था, मुझे सिर्फ 15% का रिटर्न मिले। अच्छा, ये सारे मामलात आके इसने एक दोस्त को सुनाए। दोस्त कौन है जी? वो है मिस्टर बी। ये शेयर होल्डर नहीं है। मिस्टर बी को कहा कमाल की कंपनी है यार, मैंने एक शेयर खरीदा यार, देखो ये हो गया वो हो गया, 15% का रिटर्न मांग रहा था, इसने 20% का रिटर्न दे दिया। बी ने कहा यार एक काम करेगा, ये शेयर मुझे बेच दे, ये शेयर मुझे बेच दे। यकीन करो, मैं तुम्हें बताऊं, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना फराज भाई, फरहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तू आगे वाली की बुद्धि पे देख रहा है ना क्या बना हुआ है, पक्का? अच्छा मैं कहा मुझे देख ले यार, यहाँ बोर्ड पे देख ले। अच्छा चलो ठीक है, मुझे भी नहीं देख, यहाँ देख ले, इधर देख ले। अच्छा चलो बोर्ड पे देखो। अब मुझे बताओ बी ने क्या कहा? बी ने कहा कि जी ये शेयर आप मुझे दे दें। अच्छा, बी को हमने शेयर बेच दिया से 11 रुपये में। कितने में? बी ने कहा मैं इस कंपनी से 16% का रिटर्न मांगूंगा। कितने का? मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी के लिए अब 10 रुपये में 15% कमाना है, या अब कंपनी का शेयर होल्डर चेंज हो गया है, कंपनी के लिए फोकस बी पे होना चाहिए, ए पे नहीं होना चाहिए? ये तो गया, कंपनी का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? हु इज करंटली द रेलेवेंट इंडिविजुअल? बी क्या मांग रहा है? किस पे मांग रहा है 16%? अपने शेयर की मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि उसने कितने पैसे दिए। तो अब बताओ कंपनी का टारगेट कितना होगा, 10 का 15% या 11 रुपए का 16%? 11 रुपए का 16%। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ये भाई, अभी इसको फोकस करना है, इसको खुश करना है। ये कितने का शेयर लेकर आया? 11 रुपए में, और ये कितना रिटर्न मांग रहा है? अब बताओ ये कितना बनता है? 1.76। अब कंपनी का टारगेट ये होगा, कंपनी का टारगेट अब 10 का 15% नहीं है, अब नहीं है। ये क्यों? तो अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी के लिए ये जानना जरूरी है कि उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने रुपए में शेयर खरीद के बैठा हुआ है, ऐसा यह है। अच्छा बी, फिर कंपनी ने अगली दफा 2 रुपये कमाए, 2 रुपये इसको दे दिए। इसको चाहिए कितने थे? मिले कितने?
अच्छा, जब इसका शेयर 11 रुपए का हो गया, इसने 11 रुपए का शेयर खरीदे, तो कंपनी के पास भी 11 रुपए हो गए होंगे ना? नहीं, कंपनी के पास अब भी कितने हैं? 10 रुपए ही पड़े हुए हैं। ये शेयर आपस में जो इन्होंने बेचा ना 11 रुपए में, इसका कंपनी से कोई ताल्लुक, कंपनी के पास एसेट अभी भी कितने के? 10 रुपए के। कंपनी ने फिर 2 रुपए कमाए, इसको दे दिए। बंदे ने कहा वाह 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 भाई बेहतरीन। ये गया एक बंदे के पास, इसका दोस्त था सी नाम है, ठीक है। गया इसके पास, इसको कहा ए मिस्टर सी, यकीन करेगा क्या ज़बरदस्त शेयर हाथ आया है यार, मैं 11 रुपये में 16% मांग रहा हूँ, ये जवान के बच्चे मुझे 2-2 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, मैं 1.6776 मांग रहा हूँ, कमाल के लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं। सी ने कहा यार मुझे ये शेयर 12 रुपये में दे देगा। बी ने इसको 12 रुपये में शेयर दे दिया, डन है। अब इसने कहा जी मुझे चाहिए इस पर 17% का रिटर्न। अब बताओ कंपनी का टारगेट क्या होगा? 12 पे 17% कमाना। इसका मतलब यह है कि कंपनी का जब आप वैक निकालने जाओगे तो याद रखिएगा आप लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू नहीं लोगे। क्या लोगे? क्यों मार्केट वैल्यू लोगे वैक निकालने के लिए? इसलिए कि शेयर होल्डर्स की इस वक्त एग्जिस्टिंग ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर, ये उसकी वैल्यू है, और वो इस वैल्यू के ऊपर क्या चाह रहे हैं? रिटर्न चाह रहे हैं। इस वैल्यू के ऊपर वो डिविडेंड चाह रहे हैं। ये बात समझ आती है? तो आइंदा के बाद जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो हम इस 10 रुपए पे नहीं निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? हम कहेंगे जी इक्विटी की मार्केट वैल्यू इतनी है, इसका सर्टेन परसेंटेज हमने कमाना है। अब बताओ कंपनी का टारगेट क्या है? 10 रुपए का 15% कमाना? नहीं। क्या 10 रुपए का 17% कमाना? नहीं। फिर क्या है? 12 का 17% कमाना। ऐसा है, जो कि कितना बनता है? 2.04। अब कंपनी को स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसके लिए, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ऐसा है, अगर नहीं कमा पाई कंपनी तो ये सी जो है वो डी को शेयर बेच देगा किसमें? सस्ते में। ऐसा है, तो मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी को किसको फोकस करना पड़ता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या पुरानों को? कंपनी को किस पे रिटर्न कमा के देना है? मार्केट वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। क्या मार्केट वैल्यू बढ़ने से कंपनी के पास एसेट्स बढ़ जाते हैं? नहीं बढ़ते हैं। एसेट अभी भी कितने कंपनी के पास? 10 रुपए हैं। कंपनी के पास एसेट इंक्रीज नहीं हुए। कंपनी के पास कितने अभी भी? 10 रुपए पे, उसी पे कमाई कर रहा है वो। लेकिन सोच क्या रखनी है उसने कि मेरा शेयर होल्डर इस वक्त किस मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, मुझे उस मार्केट वैल्यू पे उसको रिटर्न देना है। ऐसा है, तो अब आइंदा के बाद हम वैक के लिए क्या निकाला करेंगे? मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं लेंगे। ऐसा है, ये बात समझ आती है? लिखो इसको। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, हाँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, हाँ, वैक is to be calculated on the basis of market values of equity and debt, not the book values. सर ये जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है? इस वक्त हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कौन डिसाइड करता है कि मुझे इतने चाहिए? शेयर होल्डर खुद डिसाइड करता है, ठीक है जी। लेकिन आगे जब आप थोड़ा आगे जाओगे ना, आप पीछे मुड़ के इस मॉडल को देखोगे ना, आपको समझ आएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी इस कॉन्सेप्ट को ना क्वेश्चन मार के रखो दिमाग में। ऐसे नहीं होता, इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। नहीं, प्रैक्टिकली कंपनी को अपनी मार्केट वैल्यू पता होती है, ठीक है, और वो एक तरीका है कैलकुलेट करने का। अभी जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, 2 क्लासेस बाद ही हमारे पास वो सिनेरियो आ जाएगा जहाँ हम ये देख रहे होंगे अच्छा ये इस तरह था, ठीक है जी। सर एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे लेकिन मार्केट वैल्यू पे रिटर्न दे रही है, इसका रीज़न देखो। खुद एक चीज़ सोचो कि एक इन्वेस्टर जो पैसा लेकर आया आपकी कंपनी के अंदर, पैसा उसने इन्वेस्ट किया, ये सी ने कितने 12 रुपये इन्वेस्ट किए ना, तो ये आपका जो शेयर होल्डर बना है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 12 रुपये पे 17% कमाना चाह रही है। तो कंपनी अब ये तो नहीं कह सकती मैंने तो कमिटमेंट ए से था,
मैं तो उसको खुश रखूँगा नहीं, ऐसा नहीं है भाई। वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देगी। जी मेरा बच्चा, थोड़ा सा आगे जाने दो उसको, ठीक है ना। ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली इस तरीके से नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, जब मार्केट वैल्यू हम रीड कर लेंगे ना, देन फिर आपको समझ आएगा कि सर उस वक्त ये क्यों कह रहे थे। 2 क्लासें हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है। सर क्या स्टैंडिंग लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? मैं भाड़ में गई यार, आगे बढ़ो यार। आगे बढ़ो। मैं जितने भी कॉर्पोरेट्स देखे ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेस, जहां हकदार को हक नहीं मिलता ना, तबाह हो जाता। ठीक है, ये मुल्क का एक एक इदारा इस तरह का बन चुका है, ठीक है ना। बढ़ जाएंगे हम। अच्छा, कैफ 5 की टाइमिंग हम शाम की करेंगे। डिविडेंड डायरेक्टर प्रपोज करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, 2 मिनट के लिए छोड़ दो सारी बातों को। आज की क्लास ख़त्म होने दो, कल की क्लास ख़त्म होने दो। ये पूरा मॉडल जब ऊपर से देखोगे ना, तब समझ आएगा। अभी मुझे जिस तरीके से जाना है ना, उस तरीके से वहाँ तक पहुँचने दो, तो कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा आपका। जी मेरा बच्चा, टाइम टेबल परसों से सही हो जाएगा। हैं, एक ही रहेगा टाइम टेबल, एक ही रहेगा बेटा। टाइम टेबल अलग अलग रखने से मुझे नुकसान होगा, मैं ऑर्गेनाइज नहीं हो पाऊँगा। चलो जी। सर मैं CRBI ऑडिट कंपनी लॉ एक साथ उठा लूँ, मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अडॉप्ट नहीं करना ये मेथड कभी भी। मैंने अपनी कैफ की आखिरी अटैम्प्ट में 5 पेपर उठाए थे और एक अटैम्प्ट में 5 पेपर पास किए। लेकिन क्या बात नहीं है, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि 4 आपको मिनिमम उठाने थे हैं। 4 हमारे मॉड्यूल डी के थे, एक मेरा पिछला बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्टडीज़ जो BA में, जो MFA में जो थ्योरी पार्ट है, ये मेरा पेपर मैंने दिया था, तो 45 प्लस पे रुक गया। हमारे यहाँ 45 प्लस पे रुकता था, तो सब आपको वो पेपर देना होता था। और अगर इससे कम पे रुका तो पूरा मॉड्यूल वापस देना है। तो मेरा वो 45 प्लस पे रुका था, तो रेफ़र आ गया। तो मेरा वो पेपर और पूरा मॉड्यूल डी, FAR 2, ऑडिट, कॉस्टिंग और कंपनी लॉ। आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरी एक उन दिनों में उस मॉड्यूल में मेरी ख्वाहिश होती थी कि एक शाम ऐसी आएगी कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलूँगा, सामने वो डब्बू की दुकान है, वहाँ जाऊँगा और मैं 1 घंटा डब्बू खेलूँगा। ये ख्वाहिश थी मेरी। यकीन करो 6 महीने, 6 नहीं 4.5 महीने मैं दिन रात नहीं देखे, कुत्तों वाली पढ़ाई की है। क्लासेस कभी ली कभी नहीं ली, कोई हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ी होते थे। मुझे लगता था मैं 1.5 घंटा जाऊँगा, क्लास लूँगा, फिर वापस आऊँगा, एक ही क्लास में छोड़ देता था, किताब से पढ़ लेता था। कभी समझ आ गया, कभी नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने पास करा दिया। वो टाइम मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा कभी। अभी आप मुझे बोलो ना 3 पेपर दे दो अहमद रज़ा, मैं फ़ेल हो जाऊँगा। वो टाइम था जिसमें मैं कर गया। अकल जब बट रही थी ना, नहीं बेटी है मेरी यार, मैं क्या जवाब दूंगा उसको। या देख लो, आगे बढ़ो। अब नहीं, ऐसा रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि मेहनत करने के लिए आपको एक जुस्तजू होनी चाहिए। जुस्तजू जैसे कि क्या हो सकता है कि माँ बाप की शादी, ये कौन, ये कौन, माफ़ करें मैं पता नहीं क्या सुन लिया। ठीक है जी, नहीं माँ बाप और शादी मिक्स है ना मेरे पास। मैंने कहा क्या हो गया भाई, अभी तक कुंवारा रखा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ो यार, मैं कहीं और निकल जाऊंगा, यहाँ देख लो। अच्छा सुनो, जुनून होता है ना इंसान को कि यार मैंने ये अचीव करना है, तो वो इंसान के साथ चल रहा होता है। बंदे के पास बाद में पैसा आ जाता है, तो अब एग्ज़ाम नहीं, हाँ
आप मुझे अगर ये कह दो कि यार एक सब्जेक्ट पढ़ाना है और उसमें आपको जो है ना वो जाना है टॉप पे, तो मैं दिन रात एक कर दूंगा। लेकिन पैसा कमाना अब इतना बड़ा मोटिव नहीं है, बहुत कमा बहुत लिया अब, ठीक है जी। हाँ हाँ, मैं वाकई बता रहा हूँ, मैं मेरे पास होंगे कोई 30-35 लाख जमा हो गए होंगे। आगे बढ़ो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो इसका मतलब है भाई, गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई, गौर सुनना। इसका मतलब है वैक बराबर है किसके? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऐसा प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सर डेट की मार्केट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, ये सवाल ज़हन पर रहना चाहिए। थोड़ा सा आगे जाके इसका जवाब आ रहा है जब हम डेट की वैल्यूएशन देखेंगे। इनटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय क्या चीज? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। देखो मैंने सिर्फ आपको एक बिल्कुल बेसिक सी बात बताई है कि ये मार्केट वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं। हमने क्यों क्या रीजन है? कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है जी। और उन्होंने जो पैसे लगाए कंपनी में वो मार्केट वैल्यू लगाए, बुक वैल्यू नहीं लगाई है, ठीक है जी। डेट की मार्केट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्वेश्चन मार्क ज़हन पे रहना चाहिए। थोड़ा सा आगे जाके जवाब दे रहा हूं, ये बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं प्रिंसिपल नहीं, आगे अभी थोड़ा सा आगे जाने तो लोन नहीं होता, खाली डिबेंचर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका बैक अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। बड़े मांगे दोस्त, ये वाली क्लासेस ना थोड़ी ऐसी होती हैं जिसमें पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसकी आधी चीजें आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में समझ आएंगी, ठीक है जी। बढ़ जाए मेरे बच्चों आगे। बड़े मेरे प्यारे बच्चों, पूरा फोकस एक एग्जाम्पल के ऊपर, पूरा फोकस एक एग्जाम्पल के, सारी चीजें छोड़ दो और इस एग्जाम्पल को देखो। प्यारे भाई यहां देखो सर, मिसाल के तौर पर सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो सर, ये मैं हूं और मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए, मैं सोच रहा हूं ये पैसे मैं इन्वेस्ट कर दूं ताकि कुछ कमाई हो जाए। मैंने जाके मीज़ान बैंक पता किया, मैंने कहा मीज़ान वालों मेरे पास कुछ पैसे पड़े, इन्वेस्ट करने हैं, कितना रिटर्न दोगे? मीज़ान वालों ने कहा सर 10% का रिटर्न है, हक हलाल का, पाक साफ सूद है, ठीक है जी। मैंने कहा पाक साफ सूद है, उन्होंने कहा जी पाक साफ सूद है, 10% है, चाहिए। मैंने कहा हलाल है, उससे कहा हलाल है, मीज़ान है ना भाई, शायद हो भी हलाल, मेरी नॉलेज नहीं है, मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है जी, मैं कवर कर रहा हूँ ये। अच्छा जी, मैंने कहा नहीं यार, मुझे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो गौर से सुनना, मुझे किसी ने कहा प्यारे भाई आप एक काम करें, आप एंग्रो के ना बॉन्ड्स खरीद लें, बॉन्ड्स का मतलब डिबेंचर्स खरीद लें, उस पर आपको रिटर्न मिल जाएगा 11%। मैंने कहा नहीं यार। किसी ने कहा भाई एक काम कर, एक घर खरीद ले, एक मकान खरीद ले, एक घर खरीद ले। क्या खरीद ले? घर खरीद ले। मैंने कहा घर खरीदूंगा तो घर तो रिस्की है, उसके डॉक्यूमेंट जाली निकले तो क्या होगा, जलजला आ गया गिर गया तो क्या होगा, ठीक है जी। मकान दिखाया कुछ था, जब यूज़ करना शुरू किया छत टपक रही है तो क्या होगा? उसने कहा भाई ठीक है रिस्क है, लेकिन आप इसमें 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करो। अब बताओ मैं अगर पैसा इन्वेस्ट करूं तो ज़्यादा रिटर्न क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि रिस्क ज़्यादा है बैंक के मुकाबले में। बैंक में तो पैसे रख के चले जाओ, अब घर का तो आपको ख्याल भी रखना है, एक्टिव मैनेज भी करना है। ऐसा अब मैं ये जहन में रख के निकला हूं कि मुझे कितने का रिटर्न चाहिए? 15% का रिटर्न चाहिए। और मैं क्या ढूंढ रहा हूं? एक घर ढूंढ रहा हूं। सर मुझे एक घर मिल गया, ये घर है जी। मैंने कहा जी ये मकान मैंने खरीदना है। किस नियत से खरीदना चाह रहा हूं ये मकान? ताकि मुझे रेंटल इनकम मिले। ताकि क्या मिले? सर ये मकान में खरीदने गया तो मुझे मकान के बेचने वाले ने कहा इस मकान की टोटल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 3 साल। कितने? 3 साल बाद ये मकान गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिसमार हो जाएगा, यहां से लैंड स्लाइडिंग होगी, एक बड़ा सा पत्थर इस पे आएगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है 3 सालों के लिए मैं ले रहा हूं। 3 सालों में मुझे रेंट मिलेगा 100 रुपए का इधर, 100 रुपए का इधर और 100 रुपए का इधर। ऐसा
ये क्या मिलेगा मुझे? मुझे बताओ मैं इस मकान के लिए कितने पैसे दूं? सुनो, किसी भी एसेट को जब आप खरीदने जाते हो, आप ये देखते हो कि आप उस एसेट से कितना कैश जनरेट करोगे। क्या करोगे? कितना कैश जनरेट करोगे। उस कैश जनरेशन को आपने, उस कैश की जनरेशन को आपने डिस्काउंट करना है, जिससे रिक्वायर्ड रेट से। किससे? रिक्वायर्ड रेट से। तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस घर को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने चाहिए। अब बताओ मैं कितने मांग रहा हूं, परसेंटेज टर्म्स में मुझे कितना रिटर्न चाहिए? 15% का। और ये मुझे 3 सालों में क्या क्या पैसे दे रहा है? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। तो मैं इन तीनों 100 रुपयों की क्या निकाल लूं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। कैसे निकालूं? डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15% रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15% रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15% रेज टू द पावर 3। मुझे बताओ क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 80, ये कितना? ये एक एक करके बताना है। ये कितना? 86.9। फिर और ये बेटा बोर्ड पे देखना है, कोई लिखेगा नहीं ऐसा। ये टोटल मिला के कितना होता है? 228। बस 3 को छोड़ो, 228 रुपए बनते हैं। ये बंदा खड़ा है, ये घर का मालिक है। मैंने कहा यार ये तुम मुझे मकान दे रहे हो ना, 3 सालों में मुझे इसमें से यही पैसा मिलेगा, इसके बाद पत्थर के नीचे मकान दब जाएगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ आसानी के लिए। तो प्यारे भाई एक काम करो, ये 228 रुपये ले, मकान मुझे दे दो। इस बंदे ने कहा ठीक है 228 रुपये ले, मकान आपका हुआ। मैं कौन हूँ? इन्वेस्टर। मैं कौन हूँ? किस नीयत से इन्वेस्ट किया है? कि मैं इस 228 रुपये पे जो कि मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, मैं इस पर क्या कमाना चाहता हूँ? रेंट कमाना चाहता हूँ। परसेंटेज टर्म्स में 15%, परसेंटेज टर्म्स में 15%। ऐसा है, ये मैंने घर ले लिया। डन है जी। अब मैंने आपको ये प्रूफ करना है कि वाकई में 15% कमाऊंगा या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? नशइयों, चरसियों, भंगियों, कितनी इन्वेस्टमेंट है? 228 अभी दिया ना मालिक को, 100 कैसे इन्वेस्टमेंट है? ऐसा है। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 228। अब मैंने सोचा 228 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मुझे कमाई कितनी करनी है? 15%। यही सोच के तो आपने 228 रुपए दिए। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास पहला साल कितनी इन्वेस्टमेंट है मेरी? 228। ये मेरे पैसे लगे हुए, साल गुजर गया। अगर ये 228 रुपए में 15% पे इन्वेस्ट करता तो इनकम कितनी मिलती मुझे? इनकम कितने? 15% से कितना होता है? 34.2 या 34 ही कर दो आसानी के लिए, 34 रुपए। डन। मैंने कहा यार 228 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 34 रुपए का रिटर्न मिलना चाहिए। असल में रिटर्न कितने का मिला? पूरे 100 रुपए का। मेरी औकात से ज्यादा रिटर्न। तो मैंने कहा 34 रुपए तो मेरी इनकम आ गई, बाकी कितने पैसे बच गए? 60। ये मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से पैसे वापस आ गए, रिकवर हो गए। ऐसा। तो मेरे बच्चों, मेरा सवाल है कि मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? कैसे पता चला क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट? सर 228 से ये 228 रुपये पे 34 रुपये और इंक्रीज हुई, इनकम आई, और 100 रुपये मुझे रिटर्न मिल गए। तो बताओ मेरे पास कितने का क्लोजिंग बैलेंस रह गया? 160। अब अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तुम्हारी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो मैं क्या जवाब दूं? 162 रुपीज लगी हुई है। क्यों भाई? इन्वेस्टमेंट लगी तो 228 थी, उस पर मुझे 15% का गेन हो गया, बाकी रिकवर हो गया कुछ पैसे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 162 रुपये पे 15% का फिर प्रॉफिट कमाना है, कितना होगा? 24। और बताओ मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, तो बताओ कितना रह गया क्लोजिंग में? 80। फिर सर 86, 14 रुपये। ऐसा। फिर आगे एकदम डेसिमल हटाया ना हमने, जीरो भी करना है ना इसको, जीरो। ऐसा। अब बताओ सर मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? क्यों मुस्कुरा रहा है भाई तू इतना? है क्या देख लिया तूने? क्या देख लिया तू? मुस्कुराया जा रहा है, कभी उसको देख के मुस्कुरा रहा है, कभी उसको देख के मुस्कुरा रहा है। क्या देख रहा है? इधर फोकस कर भाई, इधर। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, 228 रुपए को मैं क्या नाम दूं? ये है मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, टेक्निकली घर की मार्केट वैल्यू है। अच्छा, मार्केट वैल्यू कैसे निकाली?
घर ने कहा मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा हर साल 3 सालों तक, मैंने कहा मुझे 15% का रिटर्न चाहिए। इन दो चीजों के इंटरेक्शन से हमने क्या निकाल ली, 228 रुपए की वैल्यू। अब अगर मैं घर 228 रुपए में खरीदूंगा ना, तो मैं लोगों को कह सकता हूं कि इस इन्वेस्टमेंट में मुझे कितने का फायदा होने वाला है, 15% का। कितने का फायदा होने वाला है, 15% का। अगर मुझे सर 15% का फायदा हो रहा है तो मैं सर 228 रुपए डालूंगा, थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ी इनकम मिलेगी, फिर थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ी इनकम मिलेगी, और 3 सालों में हिसाब किताब क्या हो जाएगा, स्क्वायर अप हो जाएगा। मेरे पैसे मुझे 15% रिटर्न समेत वापस मिल जाएंगे। ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू चाहिए तो क्या करूं? आप उस एसेट से मिलने वाले क्या ले लें, कैश फ्लोज ले लें, कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट, और इसको डिस्काउंट करें किससे, ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। मैं कौन हूं? अहमद रजा। अहमद रजा ने इस घर के कितने पैसे लगाए, 228, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूं कि मुझे इस पर 15% का रिटर्न मिले। ऐसा है। तुम्हारा क्या नाम है लड़के? जैद। अच्छा, मिसाल के तौर पर इस घर का मालिक है, नहीं तेरा नाम नहीं लूंगा, उदय। सही लिखा मैंने उदय, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग? उदय इस घर का मालिक है। मैंने इसको ऑफर किए कितने पैसे, क्यों, क्या सोच के 228? इसके कैश फ्लोज और अपने 15% दोनों को देखा तो मैंने कहा 228 इज द रीजनेबल अमाउंट। ऐसा। अच्छा, मेरे अलावा ना मिसाल के तौर पर जैद भी वहां खड़ा था। जैद ये सोच कर आया कि मेरा रिक्वायर्ड रेट वो है 13%। जैद का रिक्वायर्ड रेट क्या है, 13%। क्या हर एक बंदे का रिक्वायर्ड रेट सेम होता है? नहीं, हर एक बंदे का माइंडसेट अलग है। इसको लगा 13% इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेट फॉर दिस घर। अब बताओ ये इस घर के कितने पैसे लगाएगा? अभी लगा लेते हैं सर। इसको भी पता चला कि कितने साल रेंट मिलेगा, 3 साल। कितने कितने, 100 और 100 निकालो प्रेजेंट वैल्यू कितना ना टोटल बता दो, 236। अब बताओ इससे ज्यादा पैसे लगाए कम लगाए, ज्यादा लगाए, तो मालिक क्या करेगा, मुझे देने की जगह इसको दे देगा। तो अब मुझे एक बात बताएं, हर एक इन्वेस्टर जब घर से निकलता है उसके जहन में क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट। क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट। और जो वो जाके देखता है मार्केट में, उसको क्या नजर आते हैं, एसेट्स। क्या नजर आते हैं, हर एक एसेट का क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है। वो उस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को अपने रिक्वायर्ड रेट के साथ कनेक्ट करता है और एक वैल्यू निकाल लेता है। अगर उस वैल्यू पे उसको चीज मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं सर, ये जो 228 रुपए की वैल्यू है, ये क्या है? ये है वो मार्केट वैल्यू जो मैं समझता हूं कि जिस रेट पे मुझे घर मिलना चाहिए। जैद क्या समझता है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 236। ऐसा है। अब समझ आता है कि मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है किसी भी चीज की, कि आप अपना रिक्वायर्ड रेट ध्यान में रखें और क्या करें, एक गिवन एसेट को आप उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अब बताएं इस एसेट की मार्केट वैल्यू 228 है, 236 है। सर इसकी मार्केट वैल्यू ना 228 है ना 236 है, जिस रेट पे मालिक बेचेगा वो है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ दैट रेट हम अज्यूम करेंगे कि मार्केट वैल्यू क्या है, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। इसके लिए मार्केट वैल्यू कितनी है, मेरे लिए मार्केट वैल्यू कितनी है, 228। ये बात समझ आती है। अब जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बैठेंगे ना, आप कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी, एक मार्केट वैल्यू आएगी। ये मार्केट वैल्यू किसके लिए, मेरे लिए। मेरे लिए कितनी मार्केट वैल्यू है, मैं अज्यूम करूंगा मार्केट में असल में भी ये इतने गई है। ये हमारी क्या होगी, अजम्पशन होगी। अब बताओ सर, मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर 20 बस खरीद रहा हूँ, मैं बसेस खरीद रहा हूँ 20, मैं उसको यहाँ कराची में चलाऊँगा। 5 साल तक सर मुझे परमिट मिल रहा है, 5 साल का हिसाब किताब है। 5 साल बाद जितनी भी बसें होंगी गवर्नमेंट ले लेगी वापस, हमें नहीं देगी। इन 5 सालों में हमने क्या कमाना है, किराया। 5 सालों में हमने क्या कमाना है, तो उस किराए की हम क्या निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। और हम अज्यूम करेंगे इसी मार्केट वैल्यू पे हमें ये बसें मिल जाएंगी। ये बात समझ आती है। अब बताओ किसी एसेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आप अपने जहन में एक रिक्वायर्ड रेट रखते हो, उसके कैश फ्लोज आपके सामने होते हैं, अंदाजा होता है आपका, आप उन दोनों को इंटरेक्ट करवाते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो और क्या निकल आती है,
मार्केट वैल्यू मेरे हिसाब से ही है, मैं समझता हूं इतनी होनी चाहिए, और मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एमएफए या बीएफडी या बीआईए पढ़ते हुए एज्यूम करूंगा कि जो मैं सोच रहा हूं वही असल में मार्केट वैल्यू है। ऐसा है? अब बताओ हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। फ्यूचर कैश फ्लोज रिक्वायर्ड रेट से डिस्काउंट करें, क्या निकल आएगी? मार्केट वैल्यू निकल आएगी। ऐसा है? ये नोट कर ले शाबाश। हाँ जी मेरा बच्चा, रियल लाइफ में ही ये मॉडल फॉलो होता है टू सम एक्सटेंट विथ अ फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है जी। देखो मैं एक बात बताऊं, जिससे पैसा लगाना होता है ना, छोटा इन्वेस्टर होता है ना, वो ऐसे काम करता है। बड़ा इन्वेस्टर इस तरीके से चीज़ें नहीं देखता। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर के पास और बहुत सारे टूल्स होते हैं मार्केट वैल्यू निकालने के। ये काम कौन कर रहा है? चिंदी चोरी छोटा वाला टुच्चा मुच्चा इन्वेस्टर। मार्केट वैल्यू गिवन होता हम अज्यूम करेंगे, मार्केट वैल्यू खत्म। वो बाज़ औक़ात कैश फ्लोज देता है, रेट दे देता है, मार्केट वैल्यू निकलवाता है। बाज़ औक़ात मार्केट वैल्यू दे देता है, कैश फ्लोज दे देता है और रेट निकलवा लेता है। नहीं, लीज का मामला ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ सैयद मोहम्मद अली, हम अज्यूम करेंगे सारी की सारी कॉस्ट इसी के अंदर। ये नेट इनफ्लोज है, नेट 100 रुपये इज नेट ऑफ ऑल आउटफ्लोज। जी मेरा बच्चा, हाँ हम तो अज्यूम करेंगे साल बाद ही मिलेगा। रिक्वायर्ड रेट की भी एक लिमिट होगी। क्या मतलब लिमिट होगी? जी मेरा बच्चा, मैं आपको बता दूं, आधे से ज़्यादा लोग ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे होंगे। तो मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे ही यहाँ कैफ का रिज़ल्ट आएगा, कैफ ख़त्म होगा, अगले 3 महीने में फिर यहाँ बच्चे बैठे हुए होंगे। वो टाइम आने वाला है, क्योंकि आर्टिकलशिप की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ चल रही है ना जिस तरीके से, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शायद फर्म भी ये कह दें कि जी हमें कैफ पास नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो सब पास करके आया हो। ठीक है, ताकि हमें वो अनइंटरप्टेड मिल जाए 3 साल के लिए, उसको छुट्टियाँ नहीं चाहिए। कौन सा बेटा? अभी अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ। अभी उससे हमने ये सीखा है कि मार्केट वैल्यू किसी एसेट की कैसे निकालते हैं, बस। ठीक है जी। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, ये मार्केट वैल्यू जो आपने निकाली है 228, ये वो वैल्यू जो किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से। क्या मार्केट में भी यही वैल्यू चल रही होगी? हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस वक्त इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हाँ ऐसा ही है। चलो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमने पीएसओ के शेयर की, एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाली, पूरा मॉडल लगा के वैल्यू निकली 398। कितने? यानी हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि 398 रुपये तक आप पीएसओ का एक शेयर ले लें। हमने जब मार्केट देखा ना, तो उस वक्त पीएसओ का उस वक्त शेयर चल रहा था 290 का। कितने का? हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही थी? 398। मार्केट में कितनी चल रही है? 290। हमें खरीदना चाहिए था ये। हाँ, हमने कहा यार सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। ठीक है जी। अगर ये मार्केट वैल्यू मार्केट में होती 425, तो मैं कहता नहीं यार, हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी बन रही है, तो लोग सोचते इस तरीके से। लेकिन हम अपने कोर्स में क्या अज्यूम करेंगे कि जो मार्केट वैल्यू निकली, हमने जैसी मार्क से पूछा, हमने कहा ये कितने का दे रहे हो उदय भाई? उदय भाई ने कहा 228। मैंने कहा यार ये देखो यार क्या ज़बरदस्त बात है, हाथ में लाया, उन्होंने घर लेके चले गए। जी क्या कहते हैं? हाँ, डीसीएफ मेथड इसी को कहते हैं। मुझे दर्द हो रहा है, क्या मतलब? भाई क्या लिख रहा है यार? होमवर्क 1B करवा दीजिए, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकल रही मुझसे। करवा रहा हूँ मेरा बच्चा, तो 8 दफ़ा तूने कमेंट लिख दिया भाई। ये लड़कियों का नाम है, लड़कों का नाम है? मनीहा। लड़का? अच्छा चलो। मरवा नहीं देना, हराम खोर तू, मरवा नहीं देना। जी मेरा बच्चा। नहीं बेटा, मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, आसानी के लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप अज्यूम करना जो मार्केट वैल्यू आपने निकाली है, मार्केट में भी यही वैल्यू चल रही है। मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया कि एक बंदा आके इसको मार्केट वैल्यू लगा रहा है 228 की, दूसरा लगा रहा है 236 की। मैंने कहा ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पेपर में क्या अज्यूम करना है
जो वैल्यू डिस्काउंट रेट से निकली आपकी, यही इंशाल्लाह मार्केट में भी चल रही होगी, सेम, अलग नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा चलो, मैंने बिल्कुल लड़के का नाम सुना है, मानिया। हमारा एक दोस्त है रिजवान मानिया। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये जो टेबल बना, ये समझ आ गया? कितने पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे, कितने का रिटर्न चाहिए था हमें इस पे, मिला कितना हमें? 100 रुपए। चाहिए 34 था, मिलना 34 था। ज्यादा जो मिला हम अज्यूम करें हमारी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी है। कम मिले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ, बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक जी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, सब कुछ छोड़ दो। यहाँ देखो, असल में पता है क्या है, शुरू में इतने सारे सवाल तुम लोग पूछते हो, सबका जवाब 10 कदम के फासले पे होता है। ठीक है जी। वहाँ टीचर अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इस बच्चे को सब समझ आ रहा है। कह रहा है सही समझ आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू है। दूसरा कहता है अगर ये दो हों, ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। कह रहा है यार मैं क्यों ऐसा सवाल नहीं सोच रहा, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो। आप लोगों ने अभी पीआरसी पढ़ा था, उसमें आपने डिस्काउंटिंग सीखी थी, याद आ रहा है? गौर से सुनना। मुझे एक बात बताओ, एक सिंगल अमाउंट की अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। से 1 साल बाद आपको 100 रुपये मिलने, इसकी आज आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सिंपली क्या करते हो आप, इस 100 रुपये को मैं उठा के डिवाइड कर देता हूँ किससे, 1 प्लस यार, ये कुल्फी बेचने वाले का म्यूजिक तो बंद करो यार। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। यहाँ देख ले प्यारे भाई, यार अगले 20 से 25 मिनट ना बिल्कुल चुप करके आपने बैठना, ठीक है? ठीक है, अगर आप एक सिंगल सम की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये तरीका है इसका, है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सिंगल सम की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकाली जाती है कि जो हमारे पास अमाउंट होती है उसको हम डिस्काउंट कर देते हैं किससे, 1 प्लस किससे जी, 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट या 1 प्लस आई रेज़ द पावर n, ऐसा है? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर आपके पास एक एन्युटी हो, एन्युटी का मतलब ये होता है कि आपको एक कांस्टेंट कैश फ्लो से 4 सालों तक रिसीव हो रहा है, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये और 100 रुपये। चाहो तो इनकी अलग अलग इस तरह वैल्यूज़ निकाल लो और फिर उसको ऐड कर लो, लेकिन अगर सारी चीज़ें कॉमन है, सेम है, तो फिर आप एन्युटी का फंक्शन यूज़ कर लो। कैसे जी, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई या रेट जो है माइनस n, ऐसा डिवाइडेड बाय, ऐसा है?
अब मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा, इस 100 रुपये की जो 4 सालों की प्रेजेंट वैल्यू है वो एक साथ आ जाएगी। अगर मैं इसको कर दूँ सर, अज्यूमिंग के हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेट है या डिस्काउंट रेट है वो 10% है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 10% माइनस 4 डिवाइडेड बाय, देखो क्या आ रही है, 317। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है हमारे पास अगर एक सिंगल सम हो तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का ये तरीका है, और अगर आपके पास एन्युटी हो तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का ये तरीका है। ऐसा है, ऐसा है, कोई मसला तो नहीं किया मैंने। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझानी है। ये एन्युटी का फंक्शन याद आ रहा है, कहाँ यूज़ किया था, पीआरसी में हमने पढ़ा था। एन्युटी का मतलब एक जैसा कैश फ्लो हो सारे सालों में। तो दो तरीके प्रेजेंट वैल्यू निकालने के, या तो हर एक कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू उस तरह निकालें और फिर क्या करें, उसको ऐड अप कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये एन्युटी का फंक्शन इस्तेमाल कर लें। इसमें आई क्या है, इंटरेस्ट रेट या रेट, एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स। ऐसा है, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे ये कहा कि अहमद रज़ा आपने माशाल्लाह इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाए हैं, ठीक है जी, इन दिस रिकग्निशन हम आपको एक काम करना चाहते हैं, एक अवार्ड देना चाहते हैं। मैंने कहा जी अवार्ड नहीं, पैसा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक काम करते हैं, पैसे देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं भैया 50 रुपये पर ईयर। मैंने कहा कब तक, उसने कहा जब तक पाकिस्तान है। मैंने कहा यानी कि क़यामत तक, इंशाअल्लाह। ऐसा है, यानी कि क़यामत तक। उसने कहा जी क़यामत तक आपको कितने पैसे मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क क़यामत तक रहने के लिए बना है, ठीक है जी। यहीं से जो है वो इंशाअल्लाह फ़्लाइट लेके ऊपर जाएंगे सारे, ठीक है जी। अब बताएं जी, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। तो 50 रुपये मिलेंगे कब तक, क़यामत तक। ये एक एन्युटी है, इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 50 रुपये इंटू 50 रुपये को मैं आर कह दूँ। आर का मतलब होता है रेंटल, रेंटल का मतलब है एक अमाउंट, एक वैल्यू जो आपको हर साल मिलनी है। आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर माइनस एन। एन कितना, कितने कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, क़यामत तक। ऐसा, परपेचुटी डिवाइडेड बाय आई। ऐसा, ऐसा है या नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैथ्स ये कहती है कि जिस चीज़ की पावर परपेचुटी है उसकी वैल्यू 0 है, 1 नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है। तो मुझे बताएं क्या मेरा ये फंक्शन रिड्यूस होके इस तरह आ गया, 1 माइनस 0, इसी पे पावर लगी है ना, ये जो पावर लगी हुई है ये इस पे लगी है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो डिवाइडेड बाय आई। अब ये फंक्शन इस तरह रह गया, ऐसा, ये 0 को उखाड़ नहीं रहा, तो ऐसे हो जाएगा r मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आई। और ये 1 अकेला है, घबरा रहा है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऐसे आ जाएगी r ओवर आई। ऐसा, तो इसका मतलब है अगर आपने इस 50 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है क़यामत तक की, तो सिंपली आप क्या करें, इस 50 रुपये को लें और इसको 10% से डिवाइड कर दें, क्या निकल आएगी, ये 500 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू किस एन्युटी की, 50 रुपये की, जो कब तक मिलेगी, क़यामत तक मिलती रहेगी। उन सब की प्रेजेंट वैल्यू मिला के कितनी हो गई। अब एक नशई सोच रहा है 500 रुपये तो यार 10 किस्तों में हो जाएंगे, हैं, ये कह रहे क़यामत तक मिलती रहे उसकी वैल्यू। भाई आप जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाओगे ना, तो 15-20 साल के आगे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू वैसी 0 हो जाती है, वो 0.000, तो आप कितने भी 0 ऐड कर दें इससे वैल्यू में इजाफा नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताएं, सारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक सिंगल सम है तो आप इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अगर आपके पास सर एन्युटी है और उसमें टाइम लिमिटेड है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो फिर आपको ये मेथड इस्तेमाल करना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको एक अमाउंट परपेचुअली मिलती रहेगी, परपेचुअल का मतलब क़यामत तक मिलेगी,
तो फिर आप प्रेजेंट वैल्यू सिंपली इस फंक्शन से निकाल लें। ऐसा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सिंगल सम का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फंक्शन है। इसको क्या कहते हैं? एन्युटी। क्या कहते हैं? एन्युटी का फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? परपीचुटी का फंक्शन। क्या कहते हैं? अब बताएं, क्या मैंने आपको 3 तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाई कैश फ्लोज की? पहले वाला मेथड किसके लिए था? एक सिंगल अमाउंट के लिए। दूसरे वाला मेथड किसके लिए था? सर एक सिंगल अमाउंट नहीं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूअस अमाउंट है, सेम अमाउंट है। तीसरा क्या है? सेम अमाउंट है लेकिन इनफाइनाइट पीरियड के लिए। तो इनफाइनाइट पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? आर ओवर रिक्वायर्ड रेट। ऐसा है? ये बात समझ आती है? ये मैंने क्यों प्रेजेंट वैल्यूज निकाली? क्योंकि अभी हम कुछ एसेट्स ऐसे उठाएंगे मार्केट से जिनसे कैश फ्लो हमें कब तक मिलता रहेगा? कयामत तक मिलता रहेगा। तो हम उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? और अगर सर कैश फ्लोज लिमिटेड टाइम के लिए मिलेंगे तो ऐसे निकालेंगे, और एक ही कैश फ्लो मिलेगा तो ऐसे निकालेंगे। इसको कॉपी करो, शाबाश। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, और तो सुनो, सारी चीज़ें छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और बोर्ड पे देखो। प्यारे भाई, मेरा प्यारा बच्चा, बोर्ड पे देखें, सारी चीज़ें छोड़ दें। सर मैं अहमद रज़ा मीर मीज़ान को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ जी पैसे इन्वेस्ट करने। मीज़ान ने कहा जी 10% हक हलाल का मुनाफा। मैंने कहा जी मुनाफा हक हलाल का 10% कम है। गौर तो सुनो, मैंने एंग्रो फ़ोन किया, मैंने कहा जी जब मैंने सूद खाना है तो पेट भर के तो खाऊं। तो उन्होंने कहा जी हमारा रेट है 12%। मैंने कहा लाना था यार। किसी ने कहा भाई तू एक काम कर, तुम जाके पीएसओ के शेयर्स खरीद लो। क्या खरीद लो? हो गया? अब यहाँ देख ले भाई, पंखा चलने में मसला हो रहा है क्या? चलाना है या बंद करना है? बंद करना है। अच्छा चलो, अब बताओ जी हमारे पास, हमने कहा जी ये काम करते हैं पीएसओ का शेयर ले लेते हैं। क्यों हंस रहा है भाई? पीएसओ का शेयर ले लेते हैं। अच्छा, पीएसओ के शेयर अगर हम लेने जाते हैं तो पीएसओ से क्या मिलेगा? कैसे कैश फ्लो मिलेगा पीएसओ से? अच्छा, पीएसओ पे मैंने कहा मुझे 15% का रिटर्न चाहिए। कितने का? अब मैंने एक ब्रोकर को कहा यार बताओ पीएसओ डिविडेंड देता है? उसने कहा पीएसओ ने कई सालों से एक कांस्टेंट डिविडेंड दे रहा है वो। मैंने कहा कितने? उसने कहा जी पीएसओ पिछले कई सालों से हर साल 40 रुपए का डिविडेंड देता है पर शेयर। मैंने कहा पिछले कई सालों से 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए। उसने कहा हाँ यही है। और मैंने कहा आगे? उसने कहा ये इसी तरह देता रहेगा। तो मैंने कहा पीएसओ कब तक चलेगा? उसने कहा पीएसओ में पहला वर्ड क्या है? मैंने कहा पाकिस्तान। उसने कहा जब तक पाकिस्तान चलेगा तब तक पीएसओ चलेगा। सारी कंपनीज परपेचुअल स्ट्रक्चर पे चलती हैं। परपेचुअल स्ट्रक्चर का मतलब कभी बंद नहीं होगी, उनकी अजम्पशन होती है, क्योंकि शेयर होल्डर मर जाते हैं, कंपनी अपनी जगह पे रहती है। कंपनी नहीं मरती है भाई, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है। तो पीएसओ कब तक चलेगा? कयामत तक चलता रहेगा, परपेचुअली चलता रहेगा। हमने कहा यार इसका मतलब ये डिविडेंड हमें कब तक मिलता रहेगा? अब बताओ मैं पीएसओ के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हो जाऊं? तो सर पॉकेट वैल्यू क्या है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा कैश फ्लो है क्या? डिस्काउंट रेट कितना है? तो डायरेक्ट इसको इस तरह डिवाइड करके मार्केट वैल्यू निकाल लूं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। क्यों? क्योंकि ये परपेचुइटी है। कब तक मिलेगा ये पैसा? कयामत तक मिलता रहेगा। तो मुझे बताओ अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू निकालना चाहूं तो इसका मतलब है आपको एक शेयर 267 का मिलना चाहिए। अब मैंने जैसे ब्रोकर को फोन किया, मैंने कहा ब्रोकर भाई मुझे पीएसओ लेना है। उसने कहा सर 267 का मिल रहा है। मैंने कहा यही तो मुझे चाहिए था। अब बताओ सर जो हम चाहेंगे इस कोर्स की हद तक वो हमें मिलता रहेगा। ऐसा जिस रेट में हम चाहेंगे कि यार ये मेरे हिसाब से मार्केट वैल्यू बन रही है, जैसे हम देखेंगे इंशाल्लाह मार्केट वैल्यू भी यही होगी। ऐसा है। अब बताओ किसी शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? उसके डिविडेंड को डिस्काउंट करते हैं हम किससे? रिक्वायर्ड रेट से। क्या निकल आता है हमारे पास? मार्केट वैल्यू निकल आती है। ऐसा तो इसका मतलब है कभी भी इक्विटी की मार्केट वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालनी है? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
ऑल डिविडेंड्स, और प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से, और हमारी असम्पशन क्या है कि डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा, और किस अमाउंट में मिलता रहेगा, कांस्टेंट मिलता रहेगा। ये हमने अभी अज्यूम किया है। अभी इस असम्पशन को हम क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। ऐसा है। अब बताएं जी, किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, उससे मिलने वाले कैश फ्लोस को डिस्काउंट करें किससे, रिक्वायर्ड रेट से। ऐसा डिस्काउंटिंग के कितने तरीके हैं, 3 मैंने बताया। सिंगल अमाउंट हो, एक ही अमाउंट है, एक ही दफा पैसे मिलेंगे तो उससे निकाल लें। एन्युटी है, लिमिटेड टाइम पीरियड का हिसाब किताब है तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, और अगर कयामत तक मिलेगा पैसा तो परपेचुटी से निकाल लो। ऐसा है, ये बात समझ आती है। ये कॉपी करें सर, शाबाश। कॉपी कर ले भाई। परपेचुअल है। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि ये 2090 में बंद हो जाएंगी, तो फिर वो परपेचुअल वाला मेथड उसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। फिर आपने उसके लिमिटेड कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। बहुत कम जगहों पे जहाँ लिमिटेड लाइफ वाली कंपनीज होंगी, ठीक, अदरवाइज यूज़ नहीं होता। ठीक, हमारा रिक्वायर्ड रेट हमारा। अच्छा, एक बात बताओ, ये कौन से डिविडेंड है, फ्यूचर डिविडेंड्स हैं या पास्ट डिविडेंड्स हैं? फ्यूचर डिविडेंड है। तो हमें थोड़ी पता कि कंपनी किसी पॉइंट पे डिविडेंड नहीं देगी, हमने तो अंदाजा लगाया। भी क्वालिफाई करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा, मैच की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए फाइनल। हाँ हाँ हाँ, इक्विटी भी हमारे लिए तो एसेट है ना, हम तो खरीद रहे हैं, हम तो शेयर्स खरीदने जा रहे हैं ना। इक्विटी तो इशू करने वाली कंपनी के लिए, हमारे लिए तो एसेट है ना। हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें शेयर्स की मार्केट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जगह हम पूरे प्रोजेक्ट्स की वैल्यू निकालते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल लो शेयर की, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से निकाल लो? इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा जी, आज की क्लास में हमने एक ही चीज़ डिस्कस की है, मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ एनी एसेट, ठीक है जी। किस रेट से? रिक्वायर्ड रेट से। पहले आप सोचो, आप इस एसेट से क्या चाहते हो, वो रिक्वायर्ड रेट जहन में लेकर आओ, और फिर देखो ये एसेट आपको क्या दे सकता है कैश फ्लोज टर्म्स में, आप उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। शेयर से मिलने वाला कैश फ्लो कब तक मिलता रहेगा? कयामत तक मिलता रहेगा, ये हमारी असम्पशन होगी, ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना जी मेरा बच्चा। नहीं 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 नहीं, ये करना है, टेबल वेबल नहीं बनाना, उसे समझाने के लिए बनाया था। चलो 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 मेरा प्यारा बच्चा, बोर्ड पर एक बात सुनो। कितने मिनट रहेगा हमारी क्लास में? कितने? पौने 4 तक क्लास है। आराम से बैठ जाओ। अभी यहाँ देखो मेरे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक और डिस्कशन, ठीक है जी। यार सिद्दीक भाई यहाँ देख ले यार, खुदा के वास्ते। जी जी, तुम्हारा क्या नाम था, भूल गया है? अहमद तुम्हारे नाम के आगे आता है, फजूल आदमी। अच्छा बोर्ड पे देखो दोस्त, एक कंपनी बिजनेस शुरू करती है और उस कंपनी के पास, गौर से सुनना, एक कैपिटल आता है 1000 रुपए का। कितने का? 1000 रुपए एक कंपनी ने बिजनेस में डाले। कोई मुझे इधर उधर दिखता हुआ नजर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। 1000 रुपए डाल दिए बिजनेस में। ये जिस बिजनेस में 1000 रुपए डाले ना, किसने? कंपनी ने। ये 1000 रुपए आए कहां से थे? ये एक इन्वेस्टर जब कंपनी को पैसा देता है ना,
ये देता है कंपनी को पैसा, ठीक है जी। इसको मैं इन्वेस्टर की जगह वर्ड इस्तेमाल कर लूँ, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करता है, एक कंपनी को देता है पैसा। कंपनी कौन सी है? अज्यूम करते हैं एक फार्मा कंपनी। फार्मा कंपनी का काम क्या होता है? दवाइयां बनाना। तो इसका मतलब एक कंपनी कहां इन्वेस्ट करेगी इस पैसे को? फार्मा सेक्टर में। ऐसा आमतौर पे हर सेक्टर का एक रिटर्न होता है जो मिलता है कंपनीज को। फार्मा सेक्टर का ROE क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी कोई भी बंदा आके फार्मा सेक्टर में कंपनी बनाए और कंपनी इस फार्मा सेक्टर में बिजनेस शुरू करे तो कंपनी को अपने एसेट्स पर 20% का रिटर्न मिलता है। कितने का? किस पे मिलता है? अपने एसेट्स पे। किस पे मिलता है? एसेट्स कितने दिए शेयर होल्डर ने? कंपनी के पास हैं कितने? 1000 रुपए। कंपनी की बार मार्केट वैल्यू 1200 हो जाए, 1300 हो जाए, 1800 हो जाए, 900 हो जाए, एसेट्स कितने रहेंगे कंपनी के पास? 1000 रुपए। ये 1000 रुपए कंपनी ने कहां इन्वेस्ट किए? फार्मा सेक्टर में। सेक्टर से कितने पैसे आ रहे हैं? 20%। कितना होता है 20%? कंपनी कमाएगी प्रॉफिट कितने का? 20% के हिसाब से 200 रुपए का। ऐसा है। साल का एंड आएगा, कंपनी इसमें से क्या पे कर देगी? डिविडेंड पे कर देगी। अज्यूम करो ये कंपनी अपना सारा प्रॉफिट डिविडेंड में बांट देती है। सारा प्रॉफिट है कितना? कितना डिविडेंड देगी? 200। क्या रह जाएगा? जब कंपनी अगला साल शुरू करेगी तो इसका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? एसेट्स में कितना इजाफा हो गया एक साल में? कुछ भी नहीं। जो कमाया वो बांट दिया। फिर बताओ कंपनी के पास 100,000 रुपए ही है। कंपनी ने फिर क्या किया? फार्मा सेक्टर में जो पैसे इन्वेस्ट किए फिर कितने का रिटर्न आया? 200। क्या किया? डिविडेंड के तौर पे दे दिए। क्या बचा? 1000। जब अगले साल में हमने प्रवेश किया तो हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए थे? 1000। हमारे एसेट्स ग्रो करेंगे अगर तुम थोड़ा सा प्रॉफिट रिटेन कर लो और वो पैसा भी फार्मा सेक्टर में डाल दो तो आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ना। हम ऐसा काम नहीं कर रहे। हम जो कमा रहे हैं खाओ पियो ऐसा। अब बताओ फिर क्या हुआ? फिर 200 कमाए, फिर ये भिखारी आ गए, सारा ले गए। क्या बच गया? फिर हमने क्या किया? अब मुझे एक बात बताओ, पिछले 4 सालों में हमने क्या किया है? जो कमाया मुझे बताओ। ऐसी कंपनी की जो कमाती है वो बांट देती है, उसका डिविडेंड कांस्टेंट रहता है। उसका डिविडेंड जो कमा रही है वो बांट रही है, जो कमा रही है वो बांट रही है। भाई तुम थोड़े एसेट्स रोक लो ना, थोड़ा प्रॉफिट रोक लो ना। अगर तुम प्रॉफिट रोक लेते तो अगले दफा तुम्हारे पास एसेट ज्यादा होते। और फार्मा सेक्टर अगर तुम्हें 20% का रिटर्न देती तो तुम्हारे बड़े हुए एसेट्स पे रिटर्न ज्यादा आता। तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं कब? जब आप उसमें से कुछ पोर्शन रिटेन करके री इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। क्या ये कंपनी ऐसा कर रही है? अब बताओ सर, एग्जाम में अगर हमें एग्जामिनर ये कहता है कि एक कंपनी जितना रिटर्न कमाती है सारा बांट देती है, फौरन से हमारे जहन में क्या आना चाहिए कि इस कंपनी का डिविडेंड क्या है? कांस्टेंट है। इस कंपनी का डिविडेंड क्या है? कांस्टेंट है। ऐसा है। अब बताओ कांस्टेंट डिविडेंड वाली कंपनीज की निशानी क्या होगी? 100% पे आउट। क्या होगी? जो कंपनी 100% पे आउट करती है उसका डिविडेंड क्या रहता है? अब बताओ, आपसे कहा जा रहा है कि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालो। इस कंपनी की आपने कहा जी रिक्वायर्ड रेट क्या है? पता चला जी रिक्वायर्ड रेट 16% है। निकालो उधर इस कंपनी की मार्केट वैल्यू। कैसे निकलेगी? आप कहोगे जी 200 रुपए का डिविडेंड कयामत तक मिलता रहेगा। कितना? 1250। मुझे बताओ 1250 क्या है इसकी? क्या हमारे पास एसेट भी 1250 के हैं? नहीं। एसेट कितने के हैं? 1000 रुपए के। मार्केट में लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1250। ऐसा है। ऐसा है मेरे बच्चों। बाहर से कंपनी 1250 की लग रही है, अंदर जाओ तो 1000 रुपए के एसेट्स पड़े हैं। इसके एसेट्स 1000 रुपए की रहेंगे चाहे बाहर मार्केट वैल्यू कुछ भी हो जाए। ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। तो मुझे बताओ कंपनी की कौन सी वैल्यू ज्यादा रेलेवेंट होती है? मार्केट वैल्यू। ऐसा। अब बताओ आइंदा के बाद अगर हमने मार्केट वैल्यू निकाल ली है किसी ऐसी कंपनी की जो 100% पे आउट करती है तो हमारी अजम्पशन क्या होगी कि जो 100% पे आउट कर रही है उसका डिविडेंड पूरी जिंदगी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसा है। ये कॉपी करें सर, शाबाश। इंग्लिश में भी लिखवा देते हैं। पहले उर्दू में लिख ले तो फिर मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ। आप लोग वोट देते ना, अगर आप लोगों का वोट होता ना तो मैं अब तक आई कैप का 20 दफा प्रेसिडेंट बन चुका होता।
ठीक है ना, स्टूडेंट नहीं दे सकते वोट। अच्छा भाई, वो बच्चा कह रहा है अंग्रेजी भी लिखवा दें। इफ अ कंपनी इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ 100% पे आउट, its dividend will be assumed to be constant. चलो जी, चलो आगे बढ़ो। सुनो, मैं इसको रीड कर रहा हूं प्यारे भाई, लिखा नहीं है? बड़े आगे, अच्छा चलो आगे बढ़ो यार। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अ कांस्टेंट डिविडेंड ऑफ 50 रुपए पर शेयर। कितने? फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, 40 साल तक ये हरामखोर एक ही जगह लगा हुआ है। 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए डिविडेंड दिया जा रहा है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द सेम इन फ्यूचर। फॉलोइंग इन्वेस्टर्स विश टू अक्वायर द शेयर्स इन द कंपनी। ये शेयर खरीदने आ रहा है, उसके हिसाब से इस कंपनी से रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? तो बताओ, ए की नजर में इस कंपनी के एक शेयर की क्या वैल्यू है? बी की नजर में इसके एक शेयर की क्या वैल्यू है? और सी इस शेयर को किस नजर से देखता है? ओहो, ये बात समझ आती है? अब बताओ, इसमें सही मार्केट वैल्यू कौन सी है? कोई एक होगी। हर बंदा, हमने अज्यूम करना है हमारे उसमें एग्जाम में ना 3 लोग नहीं आएंगे, हम अकेले होंगे, और हमारे हिसाब से जो मार्केट वैल्यू निकलेगी वही मार्केट में चल रही होगी। ऐसा है? बस हम यहीं तक रखते हैं। आज जल्दी ऑफ कर रहे हैं हम सर। अच्छा, इसमें अजम्पशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जो आपका, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहेगा जी। कंपनी का डिविडेंड हमेशा क्या होगा? परपेचुअल, ठीक है। अच्छा, कल हमारी क्लास है, ग्रुप बी की क्लास रखी है मैंने, ग्रुप ए की नहीं रखी।